नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे प्राचीन इतिहास का सीरीज का 29वां वीडियो है और आज का हमारा विषय है चोल प्रशासन। कल हम लोगों ने दक्षिण के राजवंशों के संबंध में अध्ययन किया था तथा हमने देखा था कि चोल वंश दक्षिण के राजवंशों में सबसे प्रमुख राजवंशों में से एक है। आज हम लोग चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग ग्राम स्वायत्तता के संदर्भ में कुछ बातें करेंगे, जिसे आज हम लोग पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। एग्जामिनेशन के दृष्टि से ग्राम स्वायत्तता और चोलकालीन कलाएँ सबसे महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम लोग जान चुके हैं कि चोल वंश दक्षिण के भारत के राजवंशों में प्राचीनतम राजवंश है, जिसका उल्लेख संगम साहित्य में भी मिलता है। इसके उद्भव को देखें तो ये 100 AD के आसपास इसका उद्भव हुआ तथा बीच में ये डाउनग्रेडेड हुआ। फिर से इसने 850 AD में अपना प्रभुत्व स्थापित किया तथा 1300 AD तक इसने शासन किया। इसके शासन क्षेत्र को देखें तो तमिलनाडु और कर्नाटक रहा है तथा जिसकी राजधानी तंजावुर रही है। इस वंश के सबसे प्रतापी राजाओं में देखें तो राजेंद्र चोल सबसे प्रमुख प्रतापी राजा थे। तो ये रहा इंट्रोडक्शन चोल वंश का। अब हम लोग देखते हैं चोल प्रशासन क्या है। चोल प्रशासन अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि चोलों का केवल राजनीतिक महत्व ही नहीं रहा है, इनका सामाजिक, प्रशासनिक, धार्मिक एवं कला के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस वजह से दक्षिण भारत के समाज पर इसका आज भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। इस काल में ही दक्षिण पूर्व एशिया में चोल संस्कृति का विकास हुआ है। इसके अलावा चोल प्रशासन गुप्त प्रशासन से मिलता जुलता है, केवल ग्राम पंचायत को छोड़कर। थोड़ा सा यही डिफरेंस है इन दोनों में। इसके अलावा गुप्त प्रशासन में भूमि अनुदान की शुरुआत हुई थी। गुप्त प्रशासक ब्राह्मण, पुरोहित और मंदिरों को भूमि में अनुदान दिया करते थे। इसी के समानांतर चोल प्रशासन में भी ये जारी रहा। गुप्त प्रशासन में भूमि अनुदान की प्रक्रिया से सामंतवाद का जन्म हुआ। उसी प्रकार चोल प्रशासन में भूमि दान की प्रक्रिया से ग्राम स्वायत्तता को जन्म दिया। तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। राजा के संबंध में जानकारी लेने से पहले हम लोग थोड़े से देखेंगे कि उस समाज पर किन किन दार्शनिक प्रभावों तथा मान्यताओं एवं धर्म का प्रभाव रहा है। इससे हमें राजा के प्रति नज़रिया विकसित होने में समझ में आ जाएगी कि उनका नज़रिया कैसा था राजा के प्रति। तो हम लोग देखेंगे कि दक्षिण भारत के समाज पर धार्मिक विचारधाराओं, दर्शन, वैदिक धर्म का जबरदस्त प्रभाव रहा है। वहीं पर भी दक्षिण भारत में द्वैत, अद्वैत, वैष्णव, शैव दर्शन एवं वेदांत दर्शन का उनके समाज पर प्रभाव रहा है। तो इनका ये जो प्रभाव राजा के प्रति नज़रिया क्या विकसित करता है, आइए हम लोग देखते हैं। ये लोग राजा को सर्वोच्च मानते थे तथा राजा में ईश्वरीय गुणों की परिकल्पना को बल मिला इसके बाद इसने प्रशासनिक व्यवस्था अत्यंत सुगठित एवं सुव्यवस्थित थी। इसके अलावा संपूर्ण निर्णय राजा नहीं ले सकता था तथा राजा मंत्री परिषद के सलाह पर कुछ निर्णय लेते थे, परंतु मंत्री परिषद का निर्णय बाध्यकारी नहीं था। इसके अलावा राजा का चयन योग्यता के आधार पर होता था। एक चीज़ और है कि चोल राजा अपने आप को सूर्यवंशी कहा करते थे, यानी कि पृथ्वी पर सूर्य के प्रतिनिधि है और मृत राजाओं की मूर्ति भी बनाई गई। अब हम लोग थोड़ा सा इसकी तुलना गुप्त वंश से करेंगे कि ये लोग अपने आप को सूर्यवंशी कर रहे हैं, यानी कि गुप्त काल तक आते थे राजा के साथ साथ दैवीय सिद्धांत भी जुड़ चुका था। इसके अलावा दैवीय सिद्धांत जुड़ने से क्या क्या हुआ, तो राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। जनता के मन में श्रद्धा का भाव उत्पन्न होगा, राजा के आदेशों का उल्लंघन नहीं होगा तथा जनता विद्रोह नहीं करेगी। ये रहा दैवीय सिद्धांत जुड़ने से राजा के प्रति ये प्रभाव जनता पर पड़ेगा। तो आज भी हम लोग देखेंगे कि दक्षिण भारत का समाज अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है तथा अपने नेताओं, यहाँ तक कि अभिनेताओं से भी जुड़ा हुआ है। उनकी मूर्तियाँ भी लगाई जाती है और उनकी पूजा भी होती है। तो ये रहा राजा के प्रति उनका नज़रिया। अब आगे देखते हैं प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी। अधिकारी तंत्र को देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित था तथा योग्यता के आधार पर अधिकारियों की नियुक्ति की जाती थी, परंतु इसका साक्ष्य नहीं मौजूद है। प्रशासनिक विभाजन को देखें तो चोल राज्य को राज्य या राष्ट्र कहा जाता था तथा ये राष्ट्र या राज्य प्रांतों में विभाजित हुआ करते थे। इन प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। आप लोग एग्जाम के दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्लाइड है, आप लोग याद कर लीजिए। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। इसके बाद ये जो मंडलम है या प्रांत है आगे चलकर जिला में विभाजित होते थे, जिसे वाला नाडु कहा जाता था। वाला नाडु
ये लोग याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद ये जिला आगे चलकर ग्राम में विभाजन हुआ करता था, जिसे बुर्रम, नाडु या कोट्टम कहा जाता था। ठीक है, तो ये आप लोग ये तीनों चीज़ को, मंडलम, वाला नाडु और कोट्टम, बुर्रम या नाडु के संबंध में चीज़ें को याद रखेंगे। उसके बाद एक और थोड़ा सा महत्वपूर्ण इसमें कि बड़े ग्राम का प्रशासन एक स्वतंत्र इकाई के द्वारा हुआ करता था, जिसे हम तनीपुर कहते हैं। ठीक है, इसको मस्ट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला स्लाइड में हम लोग ग्राम स्वायत्तता को देखते हैं। चोल प्रशासन की सबसे प्रमुख विशेषताओं में देखें तो ग्राम स्वायत्तता सबसे प्रमुख है। यहाँ पर ग्राम पंचायती व्यवस्था की व्यवस्था थी। गांव पूरी तरह से स्वतंत्र हुआ करते थे तथा प्रशासन इन्हीं के हाथ में हुआ करता था। हालांकि राजा के प्रशासनिक अधिकारी यहाँ होते थे, जो कि राजा के द्वारा नियुक्त होते थे, लेकिन इनका प्रशासनिक अधिकारियों के पास ग्राम प्रशासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। ये केवल पर्यवेक्षक की भूमिका में वहाँ पर मौजूद हुआ करते थे। इसके बाद गांव से कर सामंत एकत्र कर राजा को पहुंचाते थे और सामंत को भी ग्राम प्रशासन में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं था। ये गांव समितियां ही खुद शासन नियम एवं कानून बनाती थी। इसके अलावा कृषि उत्पाद का 1/3 भाग कर के रूप में जाता था। इसके अलावा न्याय व्यवस्था का अधिकार, विवादों को निपटारा करने के लिए पंचायत की व्यवस्था हुआ करती थी तथा ग्राम समिति का निर्माण के अंतर्गत देखेंगे तो सिंचाई के लिए सिंचाई समिति और न्याय के लिए न्याय समिति हुआ करती थी। अभी देखते हैं और ग्राम स्वायत्तता के अंतर्गत हम लोग न्याय व्यवस्था का देख रहे थे, जिसके अंतर्गत न्याय समिति हुआ करती थी। अगर न्याय का आधार को देखें तो न्याय किस प्रकार दिया जाता था, तो वो थी परंपरा एवं वाद विवाद करने वाले के पक्ष के प्रस्तुत प्रमाण के आधार पर न्याय दी जाती थी। इसके अलावा अगर आप न्याय से संतुष्ट नहीं है तो आपको अपील करने का अधिकार था। आप वालनाडु के अधिकारी के पास आप अपील कर सकते थे। अगर वहाँ भी संतुष्ट नहीं हुए तो राजा के पास आप जाकर अपील कर सकते थे। इसके अलावा गांव आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा सक्षम हो चुके थे। इसके अलावा ग्राम पंचायत अपना कार्य करने के लिए बाहरी लोगों का हस्तक्षेप नहीं लेती थी, वो स्वयं अपने प्रशासन की जिम्मेवारी उठाती थी। इसमें सबसे प्रमुख है ग्राम सभा, आप लोग याद कर लीजिएगा, जो आज भी ग्राम सभा का हमारे मौजूदगी है, जिसमें गाँव के लोग उसके सदस्य होते हैं। ग्राम सभा सबसे ज़्यादा अधिकार इनके पास था। गाँव या तनीपुर हल्के वार्ड में विभाजित हुआ करते हैं, जो आज भी है। इन्हें सभा कहा जाता था। सभा का प्रतिनिधित्व व्यवसाय के आधार पर किया जाता था। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के लोग रहते थे, बढ़ई, सोनार, लोहार इत्यादि, और सभी सदस्य एक दूसरे से, सभा के सभी सदस्य एक दूसरे से जुड़े रहते थे, किंतु अलग अलग सभाएं अपना निर्णय स्वयं लेती थी। ग्राम स्वायत्तता के अंतर्गत सभा के बाद महासभा महत्वपूर्ण हुआ करती थी। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते थे, जिसमें स्थानीय लोग शामिल हुआ करते थे, जिसमें पहला है अपना ऊर, जिसमें गांव के करदाता हुआ करते थे, तथा दूसरा है नगरम, जिसमें व्यापारी शामिल हुआ करते थे, तीसरा है सभा, जिसमें ब्राह्मण शामिल हुआ करते थे। उन गाँवों में होती थी, ये जो सभा थी उन गाँवों में होती थी जिस गाँव को ब्राह्मणों को दान में दी जाती थी। ठीक है, तो ये 3 होते थे। अब इनके सदस्यों को चुनाव सभी लोग मिलकर एक कार्यकारिणी समिति बनाकर सदस्यों का चुनाव किया करते थे तथा इस समय की पंचायती व्यवस्था मौखिकता पर आधारित नहीं थी। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि चोल साम्राज्य की लिखित पंचायती व्यवस्था का प्रमाण बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। उत्तर मरुड़ मंदिर के दीवारों पर लिखी गई लेखों से मिलता है, जो कि 10वीं शताब्दी की है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। जिसके दीवारों पर विभिन्न प्रकार के प्रमाण मिलते हैं, जिसमें पहला अपना है कि अधिकारियों को योग्यता के आधार पर उनका चुनाव किया जाता था तथा न्याय प्रणाली दुरुस्त थी। स्थानीय स्थितियों के आधार पर अपने स्वरूप में हुए परिवर्तन का अधिकार इनको था तथा सभा की बैठक मंदिर के अहाते में हुआ करती थी। इसके अलावा मंदिर का सांस्कृतिक और प्रशासनिक महत्व भी हुआ करता था। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आज भी हम दक्षिण भारत के समाज में दिखता है कि चोल प्रशासन में जो ग्राम स्वायत्तता थी, इस कारण क्या हुआ कि दक्षिण भारत में एक अद्भुत सांस्कृतिक निरंतरता बनी रही, माने कि लगातार बनी थी। वो जो पहले से चली आ रही थी वो आज भी मौजूद है, क्योंकि इन पर किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं था। दूसरी प्रणाली की मान्यताएं उन पर हावी नहीं हो पाई। वो आज भी उसी तरह के सांस्कृतिक लगाव या जुड़ाव से जुड़े हुए, जबकि उत्तर भारत में इसका अभाव
देखने को मिलता है। इस वजह से ये लोग अपने संस्कृति से बहुत ज़्यादा, भाषा से प्रेम करते हैं, अपने नेताओं अभिनेताओं से जुड़े हुए महसूस करते हैं, अपने लोगों से जुड़ाव महसूस होता है, जबकि इसका अभाव उत्तरी भारत में हमें देखने को मिलता है। आप लोग द साउथ की फिल्म देखेंगे तो वहाँ पर उनके संस्कृति के जो आरंभिक तत्व है वो आज भी मौजूद वहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। ठीक है। चोल प्रशासन की आर्थिक व्यवस्था पर नज़र दौड़ाएं तो चोल वंश की राजाओं की स्थिति बहुत ही बेहतर थी। कर का भार अधिक था जो कि 1/3 हुआ करता था, जबकि नॉर्थ इंडिया में 1/6 था। इसके बाद चोल प्रशासन में विदेशी व्यापार का बहुत ही बड़ा ही योगदान था, जिसके अंतर्गत नौसेना का योगदान सबसे अधिक था। उस समय ज्ञात सूत्रों के अनुसार नौसेना सबसे बड़ी नेवी उस समय इन्हीं के पास थी। इससे वे दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुँचे। इसके माध्यम से ही चोल संस्कृति भी दक्षिण पूर्व एशिया में पहुँची। तो ये रहा अपना चोल प्रशासन। कल हम लोग दक्षिण भारत को मंदिरों का योगदान के संबंध में अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो आज का विषय यहीं तक समाप्त होता है। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।